हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? फ्रक्टो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ध्यान से समझना। पहले लेक्चर में हमने कौन सा कवर किया था? गैलेक्टो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आज हम कौन सा करेंगे? फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म। ठीक, अब देखो ये पूरा मैंने पहले से ही बना रखा है। ठीक है, ध्यान से समझना फ्रक्टो मेटाबॉलिज्म होता कैसे है। पहले हम ये समझेंगे, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्रक्टोज के सोर्स क्या होते हैं। फ्रक्टोज के सोर्स क्या होते हैं? तो सोर्स क्या हो गया? एक तो आपका जो भी हनी और फ्रूट्स, ठीक है, ये एक सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स क्या होता है? दूसरा सोर्स आपका ये है सुक्रोज। ठीक है, दूसरा सोर्स क्या है? सुक्रोज। तो एक तो हनी, फ्रूट्स और सुक्रोज हो गया। ठीक, अब देखो, अब मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? जब सुक्रोज तुमने इंजेस्ट किया था, ठीक है, इंजेस्ट करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सुक्रेज। उस सुक्रेज ने क्या किया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ये ग्लूकोज अपना काम आगे चल के कर देगा, या तो ग्लाइकोलाइसिस में जा सकता है या ग्लाइकोज सिंथेसिस, किसी में भी जा सकता है। लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक कौन सा है? फ्रक्टो मेटाबॉलिज्म। तो जो फ्रक्टोज होता है, वो आपका किस में कन्वर्ट होता है? सबसे पहले आपका कन्वर्ट होता है फ्रक्टो 1-फॉस्फेट में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है? फ्रक्टो 1-फॉस्फेट। एंजाइम जो लगता है यहाँ पे कौन सा लगता है? फ्रक्टोकाइनेज। देखो सुनो, जैसे ग्लूकोज सिर्फ फॉस्फेट में कन्वर्ट होता था, है ना, ऐसे यहाँ और वहाँ पे एंजाइम कौन सा लगता है? ग्लूकोकाइन या हेक्सोकाइनेज। तो जब फ्रक्टो 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा? फ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, और एटीपी, और यहाँ फॉस्फेट जुड़ा है तो क्या यूज़ होगा? एटीपी यूज़ होगी। ठीक है, उसके बाद ये फ्रक्टो 1-फॉस्फेट, हाँ, अब ये यहाँ तक समझ आ गया। ठीक, अब एक चीज़ और समझो कि देखो फ्रक्टोज जो है फ्रक्टो 1-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर फ्रक्टोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, ध्यान समझना, अगर फ्रक्टोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो आपका जो फ्रक्टोज है ना, ये जो है फ्रक्टोज, इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हुई तो इस पे एंजाइम कौन एक करेगा? हेक्सोकाइनेज। ध्यान रखना, और वो किस में कन्वर्ट करेगा? फ्रक्टोज फॉस्फेट में। ठीक है, और वो फ्रक्टोज फॉस्फेट आपको किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टो 1-बिस-फॉस्फेट में। ठीक है, और जब फ्रक्टो 1-बिस-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एंजाइम आता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज टाइप 1। ठीक है, और यहाँ पे एटीपी यूज़ होती है। इतना समझ आया? ठीक, अब समझो। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर फ्रक्टोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल में तो कौन एक्ट करेगा? हेक्सोकाइनेज। ठीक है, देखो हेक्सोकाइनेज भी एक्ट कर सकता है और फ्रक्टोकाइनेज भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जो हेक्सोकाइनेज जो होता है फ्रक्टोज पे कब एक्ट करेगा? जब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक, और हेक्सोकाइनेज, इसके नाम में ही हेक्स है, मतलब ये 6 कार्बन की मोनोसैकेराइड, ऐसी कोई सी भी मोनोसैकेराइड यूनिट हो वो आपका फॉस्फेट ऐड कर देता है हेक्सोकाइनेज, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे कोई सी भी मोनोसैकेराइड यूनिट हो। अब समझो, अब ये फ्रक्टो 1-फॉस्फेट बन गया। अब फ्रक्टो 1-फॉस्फेट जो होता है वो आपका किस में कन्वर्ट होता है? 2 में कन्वर्ट होता है, एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड और डायऑक्सी एसिटोफॉस्फेट में। ठीक, एंजाइम कौन सा आता है? एल्डोलिस बी। अब ध्यान रखना, यहाँ फ्रक्टो 1-फॉस्फेट है तो एक फॉस्फेट जुड़ा है इस पर। ठीक, क्या है? एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डायऑक्सी एसीटोन में एक फॉस्फेट यहाँ है बट यहाँ नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता था? फ्रक्टो 1-बिस-फॉस्फेट, जिसकी वजह से वो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट 3-फॉस्फेट बनता था, और यहाँ पे डायऑक्सी एसिटोफॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या है? फ्रक्टो 1-फॉस्फेट है, मतलब एक ही फॉस्फेट है। ठीक है, तो यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड और डायऑक्सी एसिटोफॉस्फेट बनेगा। ठीक है, एंजाइम कौन सा है? एल्डोलिस बी। ध्यान रखना, अब इन दोनों का कहाँ यूज़ होगा? ध्यान रखना, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, देखो इतना तो तुम्हें करना ही है। ठीक है, अब इतना तुम्हें थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ देखनी पड़ेगी। मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड जो होगा वो आपका किस में कन्वर्ट होगा? ग्लिसरॉल में। एंजाइम कौन सा आता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। सिंपल है, डिहाइड्रोजिनेज आ रहा है, इसका मतलब NADH यूज़ होगा, NAD+ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें अल्कोहल है, तो जब एल्डिहाइड से अल्कोहल में जाते हैं तो क्या होता है? रिडक्शन। ठीक, अब ये ग्लिसरॉल कहाँ यूज़, अब ये ग्लिसरॉल को हम क्या बनाएंगे? ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। तो फॉस्फेट जोड़ रहे हैं, एंजाइम कौन सा है? काइनेज। किस में जोड़ रहे हैं? ग्लिसरॉल में, तो ग्लिसरॉल काइनेज। ठीक, क्या यूज़ होगा? ATP। अब ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट 2 चीज़ में जा सकता है, या तो फॉस्फोग्लिसराइड बनाएगा या ट्राईएसाइड का फॉर्म, मतलब फैटी एसिड सिंथेसिस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फ्रक्टो मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका आगे चल के क्या बना सकता है?
ट्राइएसाइग्लिसराइड या फॉस्फोग्लिसराइड। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम ये, अब सुनो, अब देखो ये फैक्टर 1 फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइऑक्सी एसिडोफॉस्फेट बना था, ग्लिसरॉल्डिहाइड का काम हो गया। अब डाइऑक्सी एसिडोफॉस्फेट पे आओ। अब डाइऑक्सी एसिडोफॉस्फेट में क्या होता है कि डाइऑक्सी एसिडोफॉस्फेट में क्या होता है कि ये जो होता है वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, फैक्टर 1 से बिसफॉस्फेट में। ठीक है, एंजाइम कौन सा आता है यहाँ पे, एल्डोलेज A, B and C। इन तीनों में से कोई भी एक कर सकता है। ठीक है, इन तीनों में एल्डोलेज A, B and C। देखो ये ग्लाइकोलाइसिस की रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो तुम इसे आपस में चला सकते हो। मतलब तुम्हें इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। तुम क्या करो, डाइऑक्सी एसिडोफॉस्फेट है, अच्छा ठीक है, मैं क्या करूँगा, ग्लाइकोलाइसिस मुझे प्रोसेस बताए तो मैं उसे जो जितनी भी रिवर्सिबल है मैं उन्हें चला दूंगा। तो डाइऑक्सी एसिडोफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो सकता है, फैक्टर 1 से बिसफॉस्फेट में हो सकता है नहीं। ठीक है। अब देखो फैक्टर 1 से बिसफॉस्फेट, हाँ, जो डाइऑक्सी एसिडोफॉस्फेट हो आपका किस में कन्वर्ट हो सकता है, फैक्टर 1 से बिसफॉस्फेट में। ठीक है, और यही फैक्टर 1 से बिसफॉस्फेट आपका किस में कन्वर्ट होगा, फैक्टर 6 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा आएगा, आप सुनो, जब फैक्टर 1 से बिसफॉस्फेट फैक्टर 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे फॉस्फेटेज आता है, मैंने बता रखा है एंजाइम। तो एंजाइम का नाम क्या है, फैक्टर 1 से बिसफॉस्फेटेज। फिर ये फैक्टर 6 फॉस्फेट आपका किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोसिक फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा आएगा, आइसोमेरेज। क्यों, क्योंकि कीटोन और एल्डिहाइड आपस में आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो फॉस्फो कौन सा आएगा, आइसोमेरेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। ठीक है, अब यही फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज जो है, हाँ, फैक्टर 6 फॉस्फेट ग्लूकोसिक फॉस्फेट कन्वर्ट कर दिया। अब ये ग्लूकोसिक फॉस्फेट कहाँ जा सकता है, एक तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस में जा सकता है। नहीं, ग्लाइकोज सिंथेसिस में क्या करेगा, ग्लूकोसिक फॉस्फेट है उसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा, फिर उससे UDP ग्लूकोज बनेगा, फिर वो ग्लाइकोज सिंथेसिस में जाएगा। ठीक है, अगर लेक्चर नहीं देखा है मेरा ग्लाइकोज सिंथेसिस का तो जरूर देखना। ठीक है, ठीक है, अगर तुमने सारे लेक्चर पिछले दे रखे हैं तभी ये तुम्हें थोड़ा समझ आएगा, समझ रहे हो, जब भी तुम इसे अपने आप लिख सकते हो, वरना फिर याद ही करते फिरोगे, और कुछ नहीं है। फिर ग्लूकोसिक फॉस्फेट आपका किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोसिक फॉस्फेट आपका फिर किस में हो जाता है, ग्लूकोज में। देखो मैं तो तुम्हें ये कनेक्शन बता रहा हूँ कि किस किस में कन्वर्ट हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो यही यूज़ है फ्रैक्टोमेटाबॉलिज्म के। ठीक है, तो ग्लूकोसिक फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, कौन सा एंजाइम आएगा, ग्लूकोसिक फॉस्फेटेज। हेक्सोकाइनेज ग्लूको का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो इरिवर्सिबल स्टेप होता है, तो हमें फॉस्फेट हटाना है। तो ग्लूकोसिक फॉस्फेटेज ग्लूकोसिक फॉस्फेट पे एक्ट करेगा जिससे ग्लूकोज बनेगा। तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये वाली जो स्टेप होती है ग्लूकोसिक फॉस्फेट से जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो ये मसल में तो होता नहीं है एंजाइम। ठीक है, तो जो मसल का जो ग्लूकोसिक फॉस्फेट होता है वो ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है, लेकिन लिवर ये काम कर सकता है क्योंकि लिवर में ये वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, अब समझो, अब क्या होगा, अब देखो, अब ये तुमने बनाया था फैक्टर 1 से बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब ये भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, इस पे आपका कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, एल्डोलेज A, B, C, तीनों में से कोई सा भी कर सकता है। ठीक है, किस में जाएगा, डाइऑक्सी एसिडोफॉस्फेट बनाएगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा। ठीक, अब सुनो, अब ये डाइऑक्सी एसिडोफॉस्फेट आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है ना। एंजाइम कौन सा आएगा, आइसोमेरेज। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो दोनों आपस में आइसोमर है। तो कौन सा एंजाइम आएगा, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज, ग्लाइकोलाइसिस में बताया हुआ है। ठीक, फिर यही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपका कहाँ चला जाएगा, पायरूवेट में, मतलब ग्लाइकोलाइसिस प्रमोट होगी। तो फ्रैक्टोमेटाबॉलिज्म में क्या क्या हो गया, एक तो आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गई, ग्लाइकोसिंथेसिस हुई, है ना, ग्लाइकोलाइसिस हो सकती है, ट्राइएसाइग्लिसराइड का फॉर्मेशन हो सकता है और फॉस्फोग्लिसराइड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये आपका ये फ्रैक्टोमेटाबॉलिज्म है पूरा। ठीक है, इतना समझ आया, तो ये पूरा लिख देना और कुछ स्टेप तुम्हें याद करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप, ज़्यादा नहीं। और जितना भी ये है ना ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइऑक्सी एसिडोफॉस्फेट, ये तो तुम आपस में रिवर्सिबल चला सकते हो ना आराम से, इसे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। बस तुम्हें कौन सा याद करने की जरूरत है, ये वाला ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ये बस, और बाकी ये तुम चला ही दोगे, डाइऑक्सी एसिडोफॉस्फेट को इसमें कन्वर्ट कर दो, बस कनेक्ट करते जाओ, समझ रहे हो। और जैसे ये लिखा हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस में जा सकता है, तो ऐसे दिखा दोगे ना तो और अच्छे नंबर मिलते हैं, समझ में आया। तो ऐसे फ्लो चार्ट में पढ़ोगे ना तो बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, समझ में आ रहा है। ऐसे अब इतना तो तुम लिख ही सकते हो, बस ये प्रोसेस याद रखना है तुम्हें बस।
बाकी ये तो तुम लिख ही दोगे कि किस में कन्वर्ट होगा। और ये जब ही लिख पाओगे जब तुम्हें जितने भी मेरे लेक्चर हैं जो तुमने देखे होंगे, ठीक है, वरना और बाकी जो तुमने अलग से पढ़ा होगा अपने जो भी मतलब किसी से भी पढ़ते हो, जरूर नहीं है मेरे ही लेक्चर देखो, ठीक है, किसी से भी पढ़ते हो, लेकिन किसी के भी अगर तुमने लेक्चर देखे हो तभी तुम ये कर पाओगे, वरना याद ही करते फिरोगे फिर, ठीक है। अब समझो, अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोली थी, मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोली है एल्डोलेज बी और एल्डोलेज ए बी सी, ठीक है। देखो एल्डोलेज के है ना 3 आइसोफॉर्म होती हैं, ठीक है। एक होता है एल्डोलेज ए, एल्डोलेज बी, एल्डोलेज सी, ठीक। जो एल्डोलेज ए होता है वो प्रेजेंट होता है मोस्ट टिश्यू में, ज़्यादातर टिश्यू में होता है। जो एल्डोलेज बी होता है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, लिवर किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो एल्डोलेज सी होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में। अब ध्यान समझना, अब इन तीनों में खास बात क्या है, जो एल्डोलेज ए बी सी होता है, जो एल्डोलेज ए बी सी वो फ्रैक्टो 1,6-बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, डाइऑक्सी एसिडोफॉस्फेट, ग्लिसरॉल-3-फॉस्फेट। बट जो एल्डोलेज बी है वो एक ऐसा एंजाइम है जो फ्रक्टो 1-फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइऑक्सी एसिडोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एल्डोलेज ए और सी आपका किसको कन्वर्ट करेंगे, फ्रक्टो 1,6-बिसफॉस्फेट, लेकिन एल्डोलेज बी जो होगा वो आपका फ्रक्टो 1,6-बिसफॉस्फेट को भी कन्वर्ट करेगा और फ्रक्टो 1-फॉस्फेट, हाँ फ्रक्टो 1-फॉस्फेट में भी इसको फ्रक्टो 1-फॉस्फेट को भी कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो एल्डोलेज भी दोनों को करेगा, ध्यान रखना, फ्रक्टो 1,6-बिसफॉस्फेट और फ्रक्टो 1-फॉस्फेट। कौन, एल्डोलेज बी। भाई मैंने लिखा भी है यहाँ पे लिखा भी है, अमोंग दीज ओनली एल्डोलेज बी कैन एक्ट ऑन बोथ फ्रक्टो 1-फॉस्फेट एंड फ्रक्टो 1,6-बिसफॉस्फेट। लेकिन एल्डोलेज ए और सी आपका किस पे एक्ट करेंगे, ओनली फ्रक्टो 1,6-बिसफॉस्फेट में, ठीक है। तो समझ आ गया, ठीक है, बहुत सही। अब इस पे आ जाओ, अब डिफिशियंसी पे आते हैं, ठीक है। डिफिशियंसी पे अब मैंने इसमें देखो 2 एंजाइम मार्क कर रखे हैं इंपॉर्टेंट, ए फ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज बी, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिफिशियंसी पे आते हैं। जो डिफिशियंसी का नाम है उसका नाम है हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। और ये कैसा होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, ठीक। किसकी डिफिशियंसी होती है, एल्डोलेज बी। ध्यान रखना किसकी डिफिशियंसी होती है, एल्डोलेज बी, ठीक है। अब सुनो, अब जब एल्डोलेज बी की डिफिशियंसी होगी तो हमारा कौन सा कंपाउंड है जो इकट्ठा होगा बॉडी में, उसका नाम है फ्रक्टो 1-फॉस्फेट। कैसे, देखो अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई, ठीक है, तो फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइऑक्सी एसिडोफॉस्फेट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, इकट्ठा होता रहेगा, है ना, क्या होगा, इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। जैसे ही इकट्ठा होगा तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, देखो जैसे ही फ्रक्टो 1-फॉस्फेट इकट्ठा होगा बॉडी में तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस, हीमरेज एंड हाइपरयूरिसीमिया। अब ये मैंने 5 कारण बता दिए। अब ये होते मतलब ये फ्रक्टो 1-फॉस्फेट ने इसके इकट्ठे होने की वजह से ये सब चीज़ें हुई, लेकिन हुई कैसे, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं लूँगा हाइपोग्लाइसीमिया। देखो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो क्या होता है कि जो फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किसको, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को। और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसकी वजह से अगर ये इनहिबिट हो गया तो क्या इनहिबिट हो जाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस इनहिबिट हो गया, इसका मतलब क्या है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मेन मोटिव क्या होता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना ग्लाइकोजन से। तो क्या होगा, ग्लूकोज तो इनहिबिट ग्लूकोज, हाँ सॉरी, इनहिबिट हो जाए क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। कारण समझ आ गया, फ्रक्टो 1-फॉस्फेट में क्या किया, उसने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस रुक गई और ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया। दूसरा जॉन्डिस। अब जो फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट होता है, ये फ्रक्टो 1-फॉस्फेट क्या करता है, फ्रक्टो 1-फॉस्फेट जो है
अब जो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट जो है वो क्या करता है, ये जो बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, उसको क्या करता है, इंटरफेयर। जैसे वो इस बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करता है तो जो अनकॉन्जुगेटेड मतलब जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है लिवर में। फिर कहाँ चला जाता है, ब्लड में। जैसे ही ब्लड में आ जाता है तो बिलीरुबिन कैसा कॉज, येलो कलर, स्किन आइज कैसी हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है। ठीक। दूसरा हीमरेज क्यों होता है, जो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है, मतलब जो फ्रक्टो 1 फॉस्फेट होता है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस रोक देता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस रोक देता है, मेनली किसकी रुक जाती, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कम होने लगती है, ठीक है, कम होती है, किसकी कम होती है, कम से कम आपकी ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर होते हैं प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो इनकी सिंथेसिस कम हो जाती है, जिसकी वजह से हीमरेज हो सकता है। अब हाइपरयूरेसीमिया क्यों होता है, अब एक बात समझना, देखो इसकी डिफिशियंसी है। अब मान लो जिस इंसान को हेरिडिटी फैक्टर इंटॉलरेंस हो रखा है, वो फैक्टोज कंज्यूम कर रहा है उस समय, जैसे वो फैक्टोज कंज्यूम करेगा तो उसका फैक्टोज लेवल जैसे वो फैक्टोज कंज्यूम करेगा तो उसकी बॉडी फैक्टोज बढ़ेगा, जिसकी वजह से फ्रक्टोज जब बढ़ेगा तो फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टो 1 फॉस्फेट में। तो एंजाइम कौन सा है, फ्रक्टोकाइनेज। और जब ज़्यादा ही बनेगा फ्रक्टो 1 फॉस्फेट, इसका मतलब ATP हमें ज़्यादा लगेगी यूज़ करने के लिए, है ना, तो ATP ज़्यादा यूज़ होगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जब फ्रक्टो 1 फॉस्फेट ज़्यादा बनेगा तो ATP ज़्यादा यूज़ होगी। इसका मतलब बॉडी में ATP का लेवल कैसा हो जाएगा, कम होने लगेगा। जब ATP को बॉडी में लेवल कम होने लगेगा, इसका मतलब क्या है, AMP का लेवल बढ़ने लगेगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और जब AMP का लेवल बढ़ेगा तो ये AMP आपका किस में कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड में, किस में, यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक। और जब ये यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगता है ब्लड में तो इसे हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में आता है, तो इसे मैं वही पढ़ाऊँगा, अभी इतना समझो। तो ये समझ आ गया कारण क्या क्या किए उसने, ठीक है, ठीक। अब एक चीज़ और समझो बच्चों कि जैसे अभी तुम सोचोगे कि बिलीरुबिन कैसे मेटाबॉलिज्म रोका, देखो समझो, जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, मैं तुम्हें हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म समझा रहा हूँ, अभी छोटा सा है, ध्यान रखो। हीमोग्लोबिन आपका टूटता है ग्लोबिन और हीम में, ठीक है। ये हीम जो होता है ये आपका कन्वर्ट होता है किस में, बिलीवर्डिन में, किस में, बिलीवर्डिन में। और एंजाइम जो आता है वो कौन आता है, NADP प्लस में कन्वर्ट होता है। एंजाइम कौन सा आता है, हीम ऑक्सीजनेस, कौन सा आता है, हीम ऑक्सीजनेस। तो O2 यहाँ पे आती है, ठीक है, और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है। फिर ये बिलीवर्ड, और एक चीज़ और निकलती है, आयरन, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिलीवर्डिन होता है वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, बिलीरुबिन में, ठीक है, बिलीरुबिन में। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज। और मैंने बताया था जब रिडक्टेज आता है तो कौन सा एंजाइम लगाते हैं, NADPH, तो NADPH आता है तो NADP प्लस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर यही बिलीरुबिन आपका क्या होता है, फिर यही बिलीरुबिन जो होता है वो आपका ब्लड में जाता है, ठीक है, ब्लड में कहाँ जाएगा, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, लिवर में। अब सिंपल सी बात है, लिवर तो ठीक है। अब देखो एक बात समझना, जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस रुक गई थी तो ग्लाइकोजन टूट नहीं रहा था, तो उसकी वजह से क्या होगा, लिवर को हेपेटोमेगैली हो जाती है। अगर हेपेटोमेगैली हो गई इसका मतलब लिवर ख़राब हो गया, तो लिवर में जब बिलीरुबिन जाएगा तो लिवर ख़राब हो गया, सिंपल सी बात है, ख़राब हो गया ना लिवर, तो इस बिलीरुबिन को वो क्या नहीं कर पाएगा, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बिलीरुबिन होगा वो ब्लड में इकट्ठा रह जाएगा, तो क्या होगा, जॉन्डिस होगा। इतना समझ आ गया बच्चों, ठीक है। कोशिश की है मैंने अच्छा समझाने की, आई होप तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है, इतना समझ आ गया। और हाँ, ये हो गया, ठीक है। तो यही पूरा हेरिडिटी फैक्टर इंटॉलरेंस था। अब दूसरी चीज़ और समझो, एक और है, बस इस पर ज़्यादा ध्यान मत, ठीक है। देखो एक होता है एसेंशियल फ्रक्टोज यूरिया, इसकी डिफिशियंसी किसकी होती है, फ्रक्टोकाइनेज की, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, और इसकी डिफिशियंसी होगी तो फ्रक्टोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसके किस में बढ़ता है, यूरिन में, इसलिए इसको फ्रक्टोज यूरिया बोलते हैं,
ठीक है, बस इसमें इतना ही था। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा फ्रैक्टोज मेटाबॉलिज्म है, मैं तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, और इसको ही लिख देना, जब कभी फ्रैक्टोज मेटाबॉलिज्म आए तो पूरा इसी को ही लिख देना। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना बच्चों, प्लीज़ इसको ध्यान रखना, जो फ्रैक्टोज की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तब हेक्सोकाइनेज आपका एक्ट करता है, तब फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, और नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पूरा दोबारा तुम्हें समझा दूंगा। बस मेरे को कमेंट में बता दिया करो कि सर जो भी है कि भैया समझ आ गया मैं। ठीक है, बस उसी चीज़ से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो बच्चों को समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।